Our next chief guest is Sri Raghuhari Dalmia ji. Sri Raghuhari Dalmia ji is a distinguished alumni awardee, IIT Delhi, and philanthropist. He is mentoring many programs such as conducting interactive sessions with students of several schools and colleges in the country. His basic theme is to build our great nation through justice, self righteousness. He talks about life experiences, including failures in life to learn and build on principles of life, and he conducts programs like Nyay or Swadharma Se Rashtra along with teachers. He has contributed towards water and environment mission in the year 2004. He established a trust, Ramkrishna Jaidayal Dalmia Seva Sansthan (RJDSS) at Chirawa in Jhunjhunu district of Rajasthan, which is currently working with 1.5 lakh people across 89 villages with a vision to bring Kushali with equity, harmony, and prosperity. Awards and recognitions. Distinguished Life Member of Unified International Technical Conference of Refractories in 1999. Outstanding contribution to national development by IIT Delhi Alumni Association in 2017. Bhumi Putra Award given by A1 TV Rajasthan in 2018. Distinguished Alumni Award IIT Delhi in 2018. Sanjeevani Ratna Award by Sanjeevani TV Delhi in 2019. Sir, I would request you to please address the gathering. बहुत बहुत धन्यवाद सुमेघा जी आपको। प्रोफेसर Thank गुप्ता you. जी, अशोक गुप्ता जी, मैं आपको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। आप धन्य हैं, इतना बढ़िया आपने समाज के लिए काम किया है। और जितनी ये स्लाइड्स वगैरह मैंने देखी, मैं तो सच में चौंक गया कि ऐसी ऐसी बुरी हालत में लोग आपके पास आए और आपने पूरी कोशिश करके उनको ठीक किया। और चैरिटी वाला काम, चैरिटी 20 वर्ष से आप चैरिटी का काम कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है सर। मैंने टोपी नहीं पहन रखी है, नहीं तो मैं आपको बोलता हैट्स ऑफ सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप समाज के लिए इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रोफेसर गुप्ता जी, डॉक्टर संजीव श्रीवास्तव जी, मिस सुनीता चंडेला जी, डॉक्टर उपदेश वर्मा, डॉक्टर अनुज कुमार जी, मिस सुमेघा जी, आईस्टेम की सारी टीम और सारे श्रोतागण, जय हिंद आप सबको। थैंक यू। विज्ञान की हम बात करते हैं तो एक नॉर्मली किसी के माइंड में आता है, भैया फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, बायोलॉजी होगा, मेडिसिन होगा, इंजीनियरिंग होगा, यही सब विज्ञान के बारे में बातें आती हैं। लेकिन हमको ये ध्यान रखना है कि कोई भी ज्ञान कहीं से भी आएगा, वो एक विज्ञान है। हम वाणिज्य की बात करें, कॉमर्स की, हम कला की बात करें, दैट इज आर्ट्स, वो भी एक विज्ञान है। क्योंकि विज्ञान का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो होता है सबसे पहले एक सोच। आदमी सोचता है कि ये इस तरह की चीज हो सकती है क्या, उसके बाद उसकी एक थ्योरी बनाता है, चाहे वो किसी भी एरिया में हो, उसकी एक थ्योरी बनाता है। और वो थ्योरी जो है जब उसके माइंड में बैठ जाती है तो उसका एक्सपेरिमेंट करता है प्रयोगशाला के अंदर। प्रयोगशाला का एक्सपेरिमेंट जब कहीं ना कहीं सही बैठने लग जाता है तो कोई पर्टिकुलर चीज का आविष्कार होता है। वो आविष्कार किसी भी चीज का हो सकता है, कोई सिस्टम का हो सकता है, कोई मेथोडोलॉजी का हो सकता है, कोई मशीन का हो सकता है, और ये सारी की और किसी कला का भी हो सकता है आविष्कार। हम योग की बात करते हैं, योग भी तो एक कला है। योग का भी हम एक आविष्कार कर सकते हैं। तो कोई भी चीज जो प्रयोगशाला सोच से, शोध से, प्रयोगशाला से आगे निकलकर आविष्कार होता है, उसके बाद जो समाज में फैलता है, वो पूरा का पूरा प्रोसेस, हम इसको कह सकते हैं कि ये विज्ञान है। तो विज्ञान की सोच हमको सीमित नहीं रखनी पड़ेगी कि हमारा केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मेडिसिन, इंजीनियरिंग
यही हमारा विज्ञान है। हर चीज जो इस विश्व में हमारे भारत देश में मिलती है वो सारा का सारा हम उसको कह सकते हैं कि विज्ञान है। तो हम क्या बोलें, हर व्यक्ति, छोटे से छोटा व्यक्ति, छोटे से छोटे तबके का व्यक्ति अगर कुछ सोचता है, और हर व्यक्ति सोचता है, कोई आदमी मूर्ख नहीं बैठ सकता, हर व्यक्ति सोचता है अपने अपने हिसाब से, वो एक वैज्ञानिक है। और उसकी वैज्ञानिकता को, उसके अंदर जो एक वैज्ञानिक व्यक्तित्व है उसको उभार के लेके आना, ये समाज के फायदेमंद है। आपको जैसे कुछ एग्जाम्पल देता हूं। घनश्याम दास जी बिरला का आपने नाम सुना होगा। घनश्याम दास जी बिरला ने अपनी सारी एम्पायर को संभालने के लिए एक फाइनेंशियल सिस्टम इजाद किया था, उसका नाम था पड़ता सिस्टम। तो पड़ता सिस्टम से उन्होंने सारे एम्पायर के, रोज उनको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिलती थी। सारे मैनेजर जो थे वो एक एक छोटे सी पीस ऑफ पेपर के ऊपर उनको कंप्लीट इंफॉर्मेशन अपने अपने एरिया की देते थे, और उससे वो कंप्लीट कंट्रोल, फाइनेंशियल कंट्रोल ऑफ हिज एम्पायर वो रखते थे। और इतना सिंपल था वो पड़ता सिस्टम कि उन्होंने अपने सारे मैनेजर्स को उसको समझा दिया था कि किस तरीके से वो खुद अपने जगह में उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं मालूम क्यों बाकी कॉरपोरेट्स ने उसको अप्लाई नहीं किया, परंतु ये घनश्याम दास जी बिरला की सोच थी और उन्होंने इस सिस्टम का आविष्कार किया था। अब बोले कि ये सिस्टम समाज में कैसे पहुंचा, इससे समाज का क्या फायदा हुआ, मैं आगे इसके बारे में आपसे बात करूंगा। इसी तरह से मेरा एक मित्र है रवि गेलानी, वो आईआईटी दिल्ली से ही पास आउट किया हुआ है। उसने थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स के ऊपर एक काम किया। उसके गुरु गोल्डरैट इजरायली हैं शायद, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, इजरायली हैं उसके गुरु। उन्होंने ये इस सिस्टम का आविष्कार किया, थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स। यहां से क्या हुआ, किसी भी कॉरपोरेट का, कंपनी का प्रॉफिट मल्टीप्लाई हो जाना, और मेनी टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाना, ये उन्होंने एक छोटा सा सिस्टम थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट करके आविष्कार किया। जो कंपनियां नुकसान कर रही हैं, बंद होने की कगार पे हैं, वो भी कंपनियां क्या कहते हैं, थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट अप्लाई करके प्रॉफिट के अंदर आ गई और वो आगे बढ़ गई। इसके बारे में दोबारा मैं थोड़ी देर बाद बात करूंगा। तो इसलिए हमारी हमेशा हमको याद रखना पड़ेगा कि विज्ञान जो है उसका समाज से जोड़ एक निहित है, उसकी ये नियति है। किसी भी समय अगर ये नहीं जुड़ा तो फिर वो विज्ञान नहीं है, वो शोध में ही रह जाएगा, प्रयोगशाला में ही रह जाएगा, समाज तक नहीं पहुंचेगा। और अगर समाज तक नहीं पहुंचा तो वो ज्ञान जो है, मैं विज्ञान और ज्ञान को एक ही चीज कर रहा हूं, दोनों अलग अलग नहीं है, वो जो ज्ञान है हमारा वो बेकार हो जाएगा जब तक वो समाज तक नहीं पहुंचेगा। अब मैं वापस आता हूं। पड़ता सिस्टम से जो एम्पायर क्रिएट हुई, तो लोग बोलते हैं कि इसका फायदा तो बिरला जी ने उठाया, समाज को इसका क्या फायदा हुआ। अब मैं आपको बताता हूं इसकी सोच। अगर कोई कॉरपोरेट अच्छा करेगा तो लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, अगर कॉरपोरेट अच्छा नहीं करेगा तो लाखों लोगों का रोजगार जो है वो या तो नहीं मिलेगा या खत्म होने की भी संभावना हो सकती है। उसके अलावा लाखों सप्लायर्स उस रोजगार के साथ रहेंगे। उन सप्लायर्स के जो रोजगार हैं वो क्रिएट कर रहे हैं। कई कस्टमर्स को वो सप्लाई करेंगे सामान, और वो कस्टमर्स को कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट मिलेगा। एक और कंपनी आई तो कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट होने की पूरी संभावना है। ये हमारा समाज का फायदा है, और उसका सबको मालूम है कि बिरला जी ने समाज के लिए कितना काम किया है। हॉस्पिटल बनाए हैं, स्कूल बनाए हैं, इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं। तो जितने भी कॉरपोरेट्स हैं उन्होंने समाज के लिए ये बहुत सारा काम किया है। तो ऐसी बात नहीं है। तो
पड़ता सिस्टम की वजह से समाज को बहुत फायदा हुआ है। अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल रवि गिलानी का बताता हूँ। रवि गिलानी ने जो ये थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट को क्रिएट किया, ये एक सिंपल एग्जांपल, हम लोग प्रॉफिट प्रॉफिट कैलकुलेशन करते हैं एक बैलेंस शीट के अंदर से, और बैलेंस शीट का एक सर्टेन सिस्टम होता है, उसकी वजह से वो प्रॉफिट कैलकुलेशन आता है। इन्होंने थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स में किया, मनी इन द बैंक इज माय प्रॉफिट, money in the inventory, money with the money with the supplier or money with the customer, they can come to a loss, so they are not profits. अब देखिए कंप्लीट मेजरमेंट सिस्टम बदल गया, और ये जो मेजरमेंट सिस्टम है ये नया आविष्कार है। आज भी अनफॉर्चुनेटली जो हमारे अकाउंटेंट्स हैं वो बैलेंस शीट इसी तरह से बनाते हैं कि इन्वेंट्री भी प्रॉफिट में आ जाता है, जो कस्टमर के पास पैसा है वो भी हमारे प्रॉफिट में आ जाता है, पर फॉर मी मनी इन द बैंक इज माय प्रॉफिट। तो ये जो मेजरमेंट सिस्टम को बदलाव किया, इसकी वजह से एक नया समाज को जो इसका फायदा मिला, क्योंकि कॉरपोरेट का फायदा मतलब समाज का फायदा। सुमंत मुलगांवकर की कहानी आपको सुनाता हूं। सुमंत मुलगांवकर जो है वो टाटा मोटर्स के चीफ हुआ करते थे। ट्रक्स बना, उस समय ट्रक्स बना करती थी। टाटा के ट्रक्स में सिंक्रोनस गियर्स नहीं हुआ करते थे, सिंक्रोनस गियर्स इंपोर्ट हुआ करते थे उस टाइम पे ट्रक्स में लगाने के लिए। सुमंत मुलगांवकर ने कहा मेरे ट्रक्स में सिंक्रोनस गियर्स हम लगाएंगे, क्यों? क्योंकि ट्रक ड्राइवर को ड्राइविंग करने में सुविधा होगी, वो थकेगा नहीं, उसका जो ड्राइविंग व्हील है वो बहुत आसान हो जाएगा उसको घुमाना। तो उस समय तो आप लोगों को शायद सबको मालूम होगा, वो जमाना था जब ट्रक्स के प्राइसेस फिक्स्ड हुआ करते थे, सरकार फिक्स करती थी। उसके बाद भी उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो नया डेवलपमेंट हुआ है ये मेरे कस्टमर्स को मिलना चाहिए, उनको सुविधा मिलनी चाहिए, मुझे दाम नहीं मिलेगा तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये विज्ञान समाज की ओर, और अगर वो सुमंत मुलगांवकर नहीं करते तो उस जमाने के जो ट्रक्स हैं, उस जमाने के जो ड्राइवर्स हैं ट्रक्स के, वो उसी तरह से थके मांदे रह सकते थे। एक सिंपल ड्राइविंग करना बहुत मुश्किल हो जाता। मैंने ऐसी कई प्रयोगशालाएं देखी हैं, खासकर सरकारी प्रयोगशालाएं, जहां पे काम तो कई दफा बहुत अच्छा होता है, परंतु उसको समाज में लेके जाना वो नहीं हो पाता है। मैं चड़ावा में काम करता हूँ, चड़ावा हमारा पैतृक स्थान है, ये राजस्थान में है, और चड़ावा में मैं गांव में काम करता हूँ, किसानों के साथ काम करता हूँ। चड़ावा के पास में ये कृषि विज्ञान केंद्र है झुंझुनू में। कृषि विज्ञान केंद्र में बहुत अच्छे अच्छे डेवलपमेंट हुए। जब मैंने उनसे बातचीत करी, उन्होंने बताया हमने ये किया है, ये किया है, ये किया है। हमने उनसे पूछा कि सर किसानों तक इसको कैसे पहुंचाया जाए? बोले सर यही हमारी विडंबना है, हम किसानों तक नहीं पहुंच सकते, हम इतना ही डेवलपमेंट कर लेते हैं, उसके आगे जो सरकार करेगी वो करेगी। हमने कहा सर हमारे साथ आप काम कीजिए। वो एग्री कर लिए, हम लोगों ने हाथ मिलाया, और हाथ मिला के एक्सपेरिमेंटली उनकी जो डेवलपमेंट्स हुई थी, छोटे रूप में किसानों के साथ काम किया। 50 किसानों के साथ हमने काम किया, और वो भी छोटी सी जमीन पे, हर किसान की 4 बीघा जमीन, 200 बीघा जमीन पे काम किया। 1 साल का एक्सपेरिमेंट, क्योंकि रबी की क्रॉप और खरीफ की क्रॉप दोनों को उठाना पड़ता है। 1 साल का एक्सपेरिमेंट, किसानों की फसल की ग्रोथ 30 to 50% बढ़ गई। किसानों को जो ये पेस्टिसाइड वगैरह डालना पड़ता है फसल को कीड़े से बचाने के लिए, वो बहुत कम हो गया। बताइए, पेस्टिसाइड अगर कम हो गया तो जो खाने वाले हैं हम लोग, हम लोगों के पेट के अंदर वो पेस्टिसाइड नहीं जाएगा, तो वो पेस्टिसाइड का कंजम्पशन कम हो गया।
नेचुरली किसान को जब फसल बढ़ गई तो किसान का दाम भी उसको अधिक मिल गया। और जमीन में जो पानी, किसान जो है राजस्थान के अंदर जो है वो बारिश उतनी नहीं हो पाती है, तो जमीन से पानी खींच के फसल को सींचता है। जमीन का पानी वहां पे बहुत नीचे जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा शायद 15 वर्ष में या 25 वर्ष के अंदर वहां पे जमीन का पानी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद खेती का क्या होगा मुझे मालूम नहीं है, बट इसके बारे में मैं आपसे और आगे बात करूंगा। तो किसानों के साथ हमने जब ये काम किया और हमने देखा कि 35 से 30 से 50% अगर फसल बढ़ जाती है और किसान को उतना उसका फायदा हो जाता है, तो ये 50 किसानों को लेके हम लोग सीधे 500 किसान पे चले गए। 500 किसान से हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2000 किसान, फिर आज हम 5000 किसानों के साथ काम कर रहे हैं। उसमें 2500 किसान जो है वो हमारे साथ डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, और 2500 किसान जो है उन्होंने खुद अपने आप जो जो हम लोगों ने दूसरे किसानों को टेक्निक्स बताई, वो उन्होंने दूसरे किसानों ने अपने आप एडॉप्ट कर ली। अब बताइए, 5000 किसानों की 30 से 50% फसल अगर ऊंची हो गई, बढ़ गई क्वांटिटी में, और उसका उनको दाम मिल गया, तो किसान का प्रॉफिट या किसान के घर के अंदर पैसा, जो वैसे ही बहुत गरीब आदमी है, उसके घर में कितना पैसा चला जाएगा। आज एक एक एवरेज में हम 35% भी अगर उसकी इंक्रीज माने उसके आमदनी की, तो आप इमेजिन कर लीजिए एक आदमी का 35% इंक्रीज इन प्रॉफिट कितना फायदेमंद होगा। तो ये कृषि विज्ञान केंद्र का विज्ञान और या ज्ञान वो हमने समाज तक पहुंचाया। उसके लिए एक इंटरफेस चाहिए, हम लोगों ने वो एक इंटरफेस प्रोवाइड किया। ये इंटरफेस प्रोवाइड करना हर जगह, हर विज्ञान को, हर ज्ञान को लेबोरेटरी से समाज तक पहुंचाने के लिए एक इंटरफेस होना बहुत जरूरी है। मैं थोड़ा सा आपको एक आइडियाज देता हूं कि हम लोगों ने कृषि में क्या डिटेलिंग करी। कृषि विज्ञान केंद्र से जो हम लोगों ने इंफॉर्मेशन उठाई वो ये था कि किसान की प्रॉफिटेबिलिटी कम नहीं होनी चाहिए, परंतु पानी, लेस वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप्स अगर किसान उगाएगा तो पानी का कंजम्पशन कम होगा। किसान को अगर अच्छे क्वालिटी के बीज मिलेंगे, थोड़े से कॉस्टली हो सकते हैं, तो उससे किसान की प्रॉफिटेबिलिटी, उससे किसान की फसल इंप्रूवमेंट होगी। किसान की एक थॉट प्रोसेस होती है कि जितना पानी देंगे उतनी फसल अच्छी होगी। हम लोगों ने उनको बताया कि नहीं, रेगुलेटेड पानी सही समय पर देना, इससे फसल अच्छी होगी। और इसी वजह से पानी का कंजम्पशन जो है 50% हो गया। जहां पे पानी की इतनी कमी है वहां पानी का कंजम्पशन 50% हो जाना किसान के लिए बहुत बड़ी बात है। तो आगे पानी का कंजम्पशन जो है वो 50% हो गया। तो एक तो हुआ कि हमने फसल बदली, दूसरा अच्छा सीड, और उस सीड को ट्रीट कैसे किया जाता है। बोने के पहले अगर हम उस सीड को ट्रीट कर दें, पर्टिकुलर केमिकल आता है, उस केमिकल से अगर हम उसको ट्रीट कर दें, तो वो सीड जो है उसका जर्मिनेशन जो है वो बेटर होता है। फर्टिलाइजर हमने उनको बताया, अगेन कृषि विज्ञान केंद्र की सारी नॉलेज है। हमने उनको ये बताया कि आप फर्टिलाइजर ये नहीं सोचिए कि अधिक फर्टिलाइजर डालेंगे तो अच्छी फसल होगी, वही जैसा पानी वाली बात। रेगुलेटेड क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइजर, उससे फसल अच्छी होगी। तो ये ऑटोमेटिकली होने से क्या हुआ, फर्टिलाइजर का कॉस्ट कम हो गया, और धीरे 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 हम लोग उनको ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ लेके जा रहे हैं। आज जितने भी किसानों के साथ हम काम कर रहे हैं, 30% किसान ऑलरेडी ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जा चुके हैं। और ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर सबको मालूम है
बाजार के अंदर जो प्रोडक्ट मिलता है उसका दाम 10% 15% अधिक उसको किसान को मिल जाता है, प्रोवाइडेड कस्टमर को श्योरिटी हो कि वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, नॉन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट नहीं है। उसकी जिम्मेदारी हम भी लेते हैं, क्योंकि ये क्रेडिबिलिटी एक एनजीओ की जब बन जाती है। तो दूसरी चीज सॉइल ट्रीटमेंट, जमीन के अंदर क्या पोषक तत्व हैं अगर किसान को मालूम हो जाए तो वो जो दूसरे पोषक तत्व हैं, मतलब फर्टिलाइजर के रूप में वो जो डालता है वो उसी हिसाब से डालेगा। जो है वो नहीं डालने की जरूरत है, जो नहीं है केवल वही डालने की जरूरत है। जितने हैं उतनी क्वांटिटी के हिसाब से उतनी डालने की जरूरत है। उसी तरह से नई टेक्नोलॉजीज, पेड़ लगाए, पेड़ लगा के उसके बीच में फसल क्रिएट करी, फसल का हाइट पहले छोटी फसल, फिर बीच की फसल, फिर बड़ी फसल, तो जमीन की कंप्लीट यूटिलाइजेशन हो गई और उसकी वजह से भी फसल का मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो ये सारे के सारे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं ये किसान को कृषि विज्ञान केंद्र की नॉलेज से और कुछ ये जो कृषि कॉलेजेस होते हैं वहां से नॉलेज लेके, तो ये विज्ञान से समाज तक इसको पहुंचाना, एक इंटरफेस होना बहुत जरूरी है। दूसरा हम लोग काम कर रहे हैं जल के ऊपर, जल संवर्धन, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया राजस्थान के अंदर जो एरिया है वहां पे पानी की बहुत कमी है, तो किसान जो है वो भूजल यूज करता है खेती के लिए। जितना भूजल कमती कंजम्पशन होगा उतना भूजल की लाइफ आगे बढ़ेगी। दूसरी चीज क्या है, वर्षा जल संवर्धन। छतों के ऊपर जो पानी गिरता है, छतों के ऊपर जो पानी गिरता है उसको टंकों में इकट्ठा करना, जिससे कि गांव का आदमी जबरदस्ती हैंड पंप नहीं चलाए और वर्षा जल को ही घर के कंजम्पशन के अंदर काम ले। उसके साथ साथ घर के अंदर जो वेस्ट वाटर निकलता है उसको सोक पिट में डाल दिया। सोक पिट में डाल देने से उसका रिचार्ज हो गया। सोक पिट अपना जो बनाते हैं किसान 10 फीट 15 फीट नहीं बनाते हैं, कम से कम 25 फीट 30 फीट बनाते हैं, जिससे कि वो वाष्पीकरण से उड़ नहीं जाए सारा का सारा पानी। तो वो जो पानी है सोक पिट बना के धरती के अंदर डाल दिया, वो धरती के अंदर एब्जॉर्ब हो गया, धरती में रिचार्ज हो गया। दूसरा किस गांव के अंदर रिचार्ज वेल बना दिए। रिचार्ज वेल बना देने से गांव में जो बहता पानी है जो सड़कों पे बह जाता है और वगैरह, और वो सारा का सारा पानी रिचार्ज के द्वारा जमीन के अंदर चला गया। नहीं तो गांव से बह के बाहर निकल जाता है। रिचार्ज होके गांव के जमीन के अंदर चला गया तो वो और भूजल का संरक्षण हो गया। तो बेसिकली हम लोगों ने गांव वालों को कंसेप्ट समझाया, घर का पानी घर में, गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में। और ये कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, कोई बोले बहुत बड़ा आविष्कार हो गया। ये केवल सोच है, यही सोच को मैं विज्ञान बोलता हूं। केवल एक सोच है, और इस सोच से अगर किसान आगे बढ़ सकता है तो ये सोच आविष्कार बन के किसान तक पहुंच गई, समाज तक पहुंच गई। तो जैसे मैंने आपको बताया, एक इंटरफेस क्रिएट किया। पिलानी में एक नीरी करके संस्था है, वहां से भी हम लोग कांटेक्ट में रहते हैं और उनको हम लोग प्रोजेक्ट भी देते रहते हैं और उनके प्रोजेक्ट्स को देखते हैं किस तरीके से हम गांव के अंदर किसानों के साथ मिलके उसको अप्लाई कर सकते हैं। आईआईटी दिल्ली के अंदर एक रूटेक ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग रूटेक के साथ भी काम कर रहे हैं। कैसे हम लोग उनको फीडबैक देते हैं कि भैया पब्लिक को किस तरह की रिक्वायरमेंट है, और वो लोग हमको डेवलपमेंट करके देते हैं कि ये डेवलपमेंट को हम किसान के घर में इसको अप्लाई करके देखें
कि ये कैसे अप्लाई हो सकता है, इसका क्या फायदा मिल सकता है, और कोई इंप्रूवमेंट करना है क्या। तो रूटेक और किसान, ये दो के बीच में हम लोग आ गए, ये हमने एक इंटरफेस प्रोवाइड कर दिया। आईटी दिल्ली के साथ हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस चीज को लेके। पानी के लिए लेके हमारे बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए हैं। एक केवल जल संवर्धन नहीं हुआ, केवल जल संरक्षण नहीं हुआ, छोटी छोटी चीजों में बड़े इंप्रूवमेंट हो गए। छत से पानी आता था, साथ में गंदगी आती थी, लोगों ने फिल्टर बना दिया, सिंपल फिल्टर, कोई बाजार से नहीं खरीदा। हमारी संस्था के एक आदमी ने कहा ये तरीके से हम फिल्टर बना लेते हैं। ही इज नॉट इवन ए ग्रेजुएट, उसने वो फिल्टर बना दिया और वो फिल्टर काम कर गया। सस्ते से सस्ता फिल्टर, एक फिल्टर मेरे ख्याल में 1000 रुपए से ऊपर नहीं हुआ। एक किसान ने क्या किया, हमने जो टंके बनाए उसके घरों के अंदर, उसने क्या किया कि उसके ऊपर में हैंडपंप लगा लिया। तो हैंडपंप तो लगते हैं, बोले हैंडपंप तो जमीन से पानी निकालते हैं। वो जमीन से पानी निकालने के बदले उसने हैंडपंप लगा लिया टैंक के ऊपर। सोच, सिंपल सोच, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, लेकिन उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं और कैसे इंप्रूवमेंट कर सकता हूं। जैसे मैंने कहा ना, हर व्यक्ति एक वैज्ञानिक है, और वो जो वैज्ञानिक उसकी सोच है, वो कहीं ना कहीं अच्छी बातें सोच के वो खुद भी करेगा और समाज में भी फैलाएगा। सोप पिट्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। इस तरह से कई हमने बेंगलोर में एक टेक्नोलॉजिकल प्रोवाइडर है, कर्नाटक काउंसिल ऑफ टेक्नोलॉजी, कर्नाटक काउंसिल ऑफ टेक्नोलॉजी, उन्होंने एक रिचार्ज सिस्टम बनाया है। उन्होंने ड्रम्स वगैरह बना के टेक्नोलॉजी क्रिएट करी है, जिससे धीरे 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 बूंद बूंद पानी जो है वो धरती में रिचार्ज होता है। बहुत अच्छा डेवलपमेंट है, बहुत सिंपल डेवलपमेंट है, बहुत सस्ता डेवलपमेंट है। उनके साथ उनको अपॉर्चुनिटी मिली, हमारे साथ उन्होंने काम किया, हम लोगों ने उसको हमारे चिड़ावा के किस गांव के अंदर उसको ट्राई किया। तो वो हम लोगों ने दोबारा एक इंटरफेस उनको प्रोवाइड किया। मैं एक मेरे पिताजी का एग्जांपल देता हूं। मेरे पिताजी शायद, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, 10वीं पास हैं, 10वीं पास थे, सॉरी अब तो नहीं है मेरे पिताजी, 10वीं पास थे। लेकिन जब वो हमारी फैक्ट्रियों में इंजीनियरों से डिस्कस करते थे, तो बड़े बड़े इंजीनियर घबराते थे उनसे डिस्कस करना कि डालमिया जी अगर कुछ बोलेंगे तो बहुत सोच समझ के बोलेंगे, उनके मन से जो निकलेगा वो बहुत सॉलिड टेक्नोलॉजी बाहर निकले। इमेजिन कर लीजिए 10वीं पास व्यक्ति, उन्होंने किस तरीके से दिमाग की सोच को डेवलप किया और डेवलप करके इंजीनियर्स से डिस्कशन करने के काबिल हो गए। तो इस तरह की जो चीजें हैं, ये हमको विज्ञान से समाज की ओर लेके जाती हैं। अब हमको हर वैज्ञानिक के लिए क्या करना है, हर व्यक्ति एक वैज्ञानिक है। मैं बार 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 इसी बात को बोलता हूं, हर व्यक्ति एक वैज्ञानिक है। समाज को हमको बचपन से पकड़ना होगा। उसके बचपन में विद्यालयों में जो बातें होंगी, जो वो सीखेगा, उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि उसकी क्रिएटिविटी बाहर आए, उसको प्रश्न पूछने की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और उसके प्रश्नों के उत्तर मिलने चाहिए। उसकी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि वो रोट, जैसे रट के एग्जामिनेशन में लिखाए, ऐसी शिक्षा नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी शिक्षा हमारी हो गई हमारे बच्चों की, तो हर बच्चा जब बड़ा होगा उसके अंदर एक वैज्ञानिक निकल के आएगा, कि चाहे वो कला हो, चाहे वो भौतिकी, रसायन या जीव विज्ञान के अंदर हो, लेकिन वहां एक वैज्ञानिक निकल के आएगा।
मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और मैं समझता हूँ समाज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब एक बच्चा वैज्ञानिक निकल के आएगा तो वो खुद समाज को डेवलप करने के लिए कुछ ना कुछ सोचेगा। मैं हमेशा जब भी आईआईटी के बच्चों से बात करता हूँ या कहीं एमबीए के बच्चों से बात करता हूँ, मैं हमेशा उनको ये बोलता हूँ, प्लीज बी जॉब क्रिएटर्स, डोंट बी जॉब सीकर्स। और ये जब हर बच्चा वैज्ञानिक होकर निकलेगा, he will be a job creator, he will not be a job seeker। आज हमारे गांव के अंदर जो बच्चे हैं, जब बड़े होते हैं, सरकारी नौकरी सबको चाहिए। एक एक सरकारी पोस्ट के पीछे 500-500 एप्लीकेशन आते हैं। सरकार कहां से जॉब इतने सारे लेके आएगी? प्राइवेट में भी अगर मान लिया जाए तो प्राइवेट के पास भी इतने सारे जॉब कहां से आएंगे? हमारी पॉपुलेशन जो है वो तो बढ़ती चली जा रही है। इसका एक ही तरीका है कि हर बच्चा एक वैज्ञानिक बने, हर बच्चा एक जॉब क्रिएटर बने, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का जॉब क्रिएटर बन जाए, लेकिन हर बच्चा एक जॉब क्रिएटर बने। हम बात करते हैं नव भारत के निर्माण, यही हमारा नव भारत निर्माण। और इसी तरह की एजुकेशन जहां पे हमारा वैज्ञानिक उभर के आएगा बच्चे में, यहीं से हमारा नव भारत का निर्माण होगा। तो विज्ञान से समाज तक का जो आज का विषय है, ये मोदी जी के जन्मदिन को लेके बहुत ही एक इंपॉर्टेंट विषय है, क्योंकि मोदी जी का जन्मदिन को एक नाम है, परंतु सच में देखा जाए तो मोदी जी ने आज भारत को एक नई दिशा दी है। और उस दिशा में अगर भारत को आगे जाना है और ऊंचा पहुंचना है, हर बच्चा वैज्ञानिक बनना बहुत जरूरी है। तभी हमारा विज्ञान समाज तक पहुंचेगा, हमारा देश नवनिर्माण की तरफ जाएगा। जय हिंद दोस्तों।